ये कहानी शुरू होती है एक गहरे समंदर से, जहाँ दो जलपरी सहेलियाँ एक साथ रहा करती थीं। उन दिनों दोनों जलपरी सहेलियाँ गर्भवती थीं, इसीलिए वो रोजाना ठंडी हवा खाने के लिए समंदर के किनारे जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो दोनों जलपरी सहेलियाँ समंदर के किनारे बैठी हुई थी, तभी उन्हें कुछ रोती हुई लड़कियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। अरे क्या हुआ, तुम सभी इतनी दुखी क्यों हो? हमारे गांव के सारे खेत बारिश न होने की वजह से सूख गए हैं। हमारे घरों में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए हम समंदर से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करना चाहती है। लेकिन सुबह से मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ एक भी मछली नहीं लगी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी वक्त हमें अपने गांव ले चलो। उसके बाद दोनों जलपरी सहेलियाँ वहाँ पर एक उड़ने वाली कालीन प्रकट करती है और उन लड़कियों के साथ उनके गांव की तरफ जाने लगती है। वो गांव बहुत ही गरीब था। वहाँ के लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और चारों तरफ टूटी हुई झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। गांव वालों की इतनी बुरी हालत देखकर दोनों जलपरी सहेलियों का दिल दुखी हो जाता है। उसके बाद वो जलपरी सहेलियाँ समंदर में बने अपने घर के अंदर जाती हैं और वहाँ से ढेर सारे सोने के कीमती सिक्के निकाल कर बाहर लाती है और सभी गांव वालों में बांट देती है। हम गरीबों की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। तभी एक लड़की दोनों जलपरी सहेलियों को देखकर कहती है, अरे लगता है इस समय तुम दोनों गर्भवती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त हम गर्भवती हैं। फिर वो लड़कियाँ आपस में बात करके दोनों सहेलियों की गोद भराई की रस्म करने का फैसला करती हैं। सुनो जलपरी, हम सभी लड़कियाँ तुम्हारी गोद भराई की रस्म करना चाहती हैं और साथ ही तुम्हारे होने वाले बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करना चाहती हैं। हमें इस बात से बहुत खुशी होगी। तुम सभी कल सुबह समंदर के किनारे आ जाना, फिर हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। इतना कहकर दोनों जलपरी सहेलियाँ वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस गांव के एक बड़े पेड़ के पीछे छुपी हीरा का जादूगरनी ये सारी बातें सुन लेती है और फौरन अपने जादूगर भाई को जाकर दोनों गर्भवती जलपरियों के बारे में बता देती है। अरे वाह बहन, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। आखिर हमें अपनी बलि के लिए जो दो गर्भवती जलपरियाँ चाहिए थी वो मिल ही गयी। अब हम इनकी बलि देकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो हम उन्हें कल ही पकड़ने चलेंगे। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियाँ समंदर के किनारे आती हैं, जिसके बाद दोनों जलपरी सहेलियाँ उन सभी लड़कियों को समंदर के नीचे बने अपने महल में लेकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों जादूगर भाई बहन भी उनका पीछा करते हुए दोनों जलपरी के महल तक पहुँच जाते हैं। फिर टोना जादूगर अपने आप को एला जलपरी के रूप में बदल लेता है और दूसरी जादूगरनी एमा जलपरी का रूप धारण कर लेती है। फिर वो दोनों खिड़की के रास्ते से चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं। उस समय दोनों जलपरी सहेलियाँ रसोई घर में उन लड़कियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। तभी वो दोनों जादूगर भाई बहन उन्हें पकड़कर बेहोश कर देते हैं और बाथरूम के बाथटब में ले जाकर डाल देते हैं। हमें किसी भी तरह इन लड़कियों को यहाँ से भगाना होगा, उसके बाद ही हम इन दोनों जलपरियों को अपने साथ ले जा पाएंगे। फिर दोनों जलपरियों का रूप धारण किए जादूगर भाई बहन उन लड़कियों को चाय नाश्ता दे देते हैं। उसके बाद दोनों जादूगर भाई बहन रसोई घर में जाकर आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ अचानक से एक लड़की के कपड़ों पर चाय गिर जाती है और वो बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। तभी बाथरूम के बाथटब में बेहोश पड़ी दोनों जलपरियों पर उसकी नजर पड़ती है। दोनों जलपरी सहेलियों को बेहोश देखकर उस लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है।
उसके बाद वो सभी लड़कियाँ दोनों जल परियों को उठाकर बाहर ले आती हैं। तभी वहाँ दोनों जादूगर भाई बहन भी आ जाते हैं। अपने सामने एक जैसी दो दो जल परियों को देखकर सभी लड़कियाँ हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इन दोनों में से असली एला और एमा जल परी कौन है? तभी अचानक दोनों जल परी सहेलियाँ होश में आ जाती हैं। अरे ये जलपरियां तो होश में आ गईं। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, चलो इन दोनों जलपरियों को उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। अगले ही पल वो दोनों जादूगर भाई बहन अपने असली रूप में आ जाती हैं। फिर वो दोनों भाई बहन जबरदस्ती दोनों जलपरी सहेलियों को रस्सियों में बांध देते हैं। अरे ये दोनों तो जादूगर हैं। हमें दोनों जलपरियों और उनके बच्चों की जान बचानी होगी। तभी एक लड़की भागकर रसोई घर से ढेर सारी लाल मिर्च लेकर आती है और उन दोनों जादूगर भाई बहन की आँखों में डाल देती है। आँखों में मिर्च जाते ही दोनों जादूगर भाई बहन दर्द से तड़पने लगते हैं। अरे मर गई रे, मेरी आँखों में मिर्च चली गई। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे पानी दो। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ दोनों जलपरी सहेलियों को आजाद कर उन दोनों जादूगर भाई बहन को बांध देती हैं और उनकी खूब पिटाई करती हैं। उसके बाद दोनों जादूगर भाई बहन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियाँ अपनी बहादुरी से दोनों जलपरी सहेली और उनके बच्चों की जान बचा लेती हैं। उस दिन की घटना के बाद से वो दोनों जादूगर भाई बहन दोबारा कभी भी कोई गलत काम नहीं करते। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों जलपरी सहेलियाँ दो सुंदर बेटों को जन्म देती हैं और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। रुक जा रागिनी, रुक जा। बोल रही हो रुक जा, वरना बहुत पीटेगी। क्यों मैडम, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कुछ ही देर के बाद कनिका ने रागिनी को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियाँ खिलखिलाकर हंसने लगी। ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियाँ थी और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था। इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। कनिका बहुत पैसे वाले घर से थी। उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियाँ थी, जबकि रागिनी के पिता एक मामूली किसान थे। पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से रागिनी को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो भी कनिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में क्या हुआ मैडम, किस सोच में डूबी है? अरे तू आ गई, पर इतनी लेट कहाँ बिजी थी? अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल, फिर कोई बात नहीं, कुछ जरूरी बात बतानी है तुझे। हाँ तो बताना। यार वो लोग कल घर आए थे। कौन? अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था। अरे वाह, तो जल्दी बताना, लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? डॉक्टर है, वो दो भाई हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? रागिनी की बात सुनकर कनिका मुस्कुरा दी और कनिका की इस मुस्कान को देखकर रागिनी फौरन समझ गई कि उसे सूरज पसंद है। कनिका ने रागिनी को सूरज की फोटो दिखाई, जिसे देखकर रागिनी ने कहा, अरे वाह यार, सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट है और ये शायद उनके छोटे भाई होंगे, है ना? हाँ, राहुल नाम है इनका। बढ़िया है। अब सच यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या? तू कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान? रागिनी और कनिका दोनों ही बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक रागिनी के पिता के खेत के बगल से बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया। कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई। ये मंजर देखकर रागिनी के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई।
रागिनी के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी। रागिनी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त कनिका ही थी। रो मत रागिनी, मैं हूँ न तेरे साथ। खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी? सब खत्म हो गया बहन, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत बोल, जो मेरा है वो तेरा भी है। तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है। चल, अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। तू मेरी चिंता मत कर, मैं कैसे भी रह लूंगी। बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन। कनिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार रागिनी कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और न ही उससे कोई मदद लेगी, लेकिन उसे भी हर हाल में रागिनी की मदद करनी थी। तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति सूरज से बात की। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। हाँ तो जल्दी बताओ ना। तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है, मतलब किसी का एहसान नहीं लेती। पर नौकरी तो कर सकती है ना? क्या मतलब? तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे। कनिका को सूरज ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन कनिका ने रागिनी से इस बारे में बात की। पहले तो रागिनी ने इनकार कर दिया, लेकिन कनिका के बार बार कहने पर वो मान गई। कनिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की तो उन्हें भी रागिनी को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो भी रागिनी को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी रागिनी को अपनी बेटी जैसा ही समझते थे। तो इस तरह रागिनी अब कनिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और रागिनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। इसके साथ ही रागिनी अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी। अपनी शादी की तैयारी का हवाला देकर कनिका ने किसी तरह रागिनी को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया। फिर एक दिन, अरे कनिका। हाँ जी पापा। बेटा, ये रागिनी तो सच में बहुत होशियार है। पता है, जिस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था, रागिनी के आते ही न कि सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं, बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था। वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। जितनी समझदार और मेहनती है, उतनी ही संस्कारी भी है। लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ। सच में अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं रागिनी को अपने घर की बहू बना लेता। अपने पिता की इस बात पर रागिनी मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद रागिनी बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक दिन, ओए रागिनी की बच्ची, हाँ बोलना, तो मैनेजर क्या बन गई? बड़े नखरे हो गए तेरे। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में ही उलझी रहती है। मेरा लहंगा, पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक। अच्छा बाबा, मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब कुछ फाइनल कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? पापा से मैंने बात कर ली है, तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है। चल अब जल्दी से मेरे साथ चल। ऐसे ही कनिका की शादी का दिन भी आ गया। गहनों से सजी कनिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कनिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्चा किया था। शादी की तैयारियां पूरी थी और दूसरी तरफ गब्बर डाकू भी तैयार था। गब्बर डाकू और उसकी गैंग के नाम से सब डरते थे। सारे लोग सुनो, चलो चुपचाप से हाथ ऊपर करें और कोई होशियारी नहीं है। ए ढक्कन, जाबे दुल्हन के सारे गहने ले आ।
गब्बर और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था। गब्बर के साथियों ने कनिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन कनिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी गब्बर ने बंदूक कनिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला, ए लड़की रुक जा, वरना गोली मार दूंगा, समझी? गब्बर ने सिर्फ धमकी नहीं दी, गहने हाथ से निकलते देख गब्बर ने कनिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी। लेकिन तभी ऐन मौके पर रागिनी गोली और कनिका के बीच में आ गई। गोली लगते ही रागिनी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही गब्बर डाकू और उसकी गैंग वहाँ से भाग खड़ी हुई। कनिका तो बच गई, लेकिन अब रागिनी की हालत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। ये तूने क्या किया पगली? तू ठीक है ना कनिका? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बीच में क्यों आई? तो मेरी बहन है कनिका, मैं तुझे कुछ कैसे होने देती। उसके बाद कनिका का पति सूरज वहाँ आया। क्यों साली साहिबा, कैसी है? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए। थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, इससे बोलिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं, इसने किया है। इतना बोलकर सूरज ने अपने छोटे भाई राहुल की तरफ इशारा कर दिया, जो वहीं पर खड़ा था और रागिनी को बस देखे जा रहा था। रागिनी भी राहुल से कुछ ना कह सकी और बस उसे देखती ही रह गई। लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी कनिका ने पढ़ ली और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कनिका, ये सब क्या है? इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अच्छा, तो राहुल जी का रिश्ता तय हो गया क्या? अच्छी बात है। कौन है लड़की? यही है, आजा तुझे फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर कनिका ने रागिनी की फोटो ही उसके हाथ में थमा दी, जिसे देखकर रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं कनिका, ये सही नहीं है। ना तो मैं राहुल जी के लायक हूँ और ना ही मेरी हैसियत। ऐसा तुझे लगता है, राहुल भैया और हमारे परिवार को नहीं। सच मान रागिनी, ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी, तो थोड़ा जी अदब से बात करना मुझसे, समझी? कनिका की बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी। अब सब ठीक होने वाला था। दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाली थी। बहुत समय पहले पटना के किसी गांव में सिमरन नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन के माता पिता जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचा करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी दोनों लौट कर नहीं आते। ये देखकर सिमरन को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन से जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद सिमरन रात के अंधेरे में हिम्मत करके जंगल में पहुंच जाती है और चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप लोग? माँ, पिताजी। इस तरह सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी एक बुरे जादूगर की नजर सिमरन पर पड़ती है। मुझे काफी दिनों से अपने घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। ये लड़की मेरी नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं अभी इसे पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। उसके बाद वो जादूगर सिमरन के सामने पहुँच जाता है। जादूगर का डरावना और भयानक रूप देखकर सिमरन घबराकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जादूगर अपने जादू से एक जादुई रस्सी लाकर उसे सिमरन के ऊपर फेंक देता है
और वो जादुई रस्सी सिमरन को पूरी तरह जकड़कर जादूगर के पास ले आती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर मेरे सारे काम करेगी। नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने माता पिता को यहाँ ढूंढने आई हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल अब मेरे साथ। उसके बाद वो दुष्ट जादूगर जबरदस्ती सिमरन को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन से जादूगर सिमरन से अपने घर के सारे काम करवाने लगता है। बेचारी सिमरन बुरी तरह से थक जाती थी, लेकिन फिर भी उस जादूगर को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वो सिमरन की डंडे से पिटाई करने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर सिमरन वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी जादूगर की पालतू बिल्ली सिमरन को भागते हुए देख लेती है और फौरन जादूगर को उसके बारे में बता देती है। उसके बाद जादूगर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर सिमरन का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर वापस अपने घर ले आता है। लगता है मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रुक, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तू यहाँ से भागने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकालकर सिमरन के दोनों पैरों में खास तरह की जादुई बेड़ियां पहना देता है। अब तू चाहे यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी जादुई बेड़ियां तुझे वापस मेरे पास ही लेकर आ जाएंगी। इस तरह से सिमरन पूरी तरह से उस जादूगर के कब्जे में आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन लड़की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर रोज ढेर सारी जादुई चिड़िया आती हैं। तू जल्दी से जा और ढेर सारी चिड़ियों को पकड़कर यहाँ ले आ। उसके बाद मैं मजे से उन चिड़ियों पर मसाले लगाकर खाऊंगा। नहीं जादूगर जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कहीं वहाँ पर कोई जंगली जानवर हुआ तो वो तो मुझे मारकर खा जाएगा। ये ड्रामे करना बंद कर और जल्दी से जाकर उन चिड़ियों को पकड़ कर ला, वरना आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इतना कहकर वो जादूगर सिमरन के हाथ में धनुष बाण पकड़ा देता है। उसके बाद सिमरन चिड़ियों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के पास खड़ा एक चीता सिमरन पर हमला करने लगता है। सिमरन अपनी जान बचाने के लिए उस चीते पर तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन तीरों का चीते पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सिमरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सिमरन की ये हालत देखकर वो चीता मुस्कुराने लगता है। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, ये चीता मुझे खा जाएगा, बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही वो चीता सिमरन को मारकर खाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी वहाँ अचानक से नटखट परी आ जाती है। नटखट परी फौरन से अपनी जादुई छड़ी से भयानक आग निकालकर उस चीते को उससे डराने लगती है, जिस वजह से वो चीता घबराकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। सिमरन के दोनों पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां देखकर नटखट परी को उस पर बहुत तरस आता है। फिर नटखट परी के पूछने पर सिमरन उसे उस बुरे जादूगर के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर के अत्याचारों के बारे में सुनकर नटखट परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपने पास से एक जादुई हीरा निकालकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद उस हीरे में से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते
आसपास मौजूद घास हवा में उड़कर आपस में जुड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेती है। सुनो सिमरन, ये जादुई घास का घर है। ये घास का घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इस घास के घर के रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और उस दुष्ट जादूगर से अपना हिसाब बराबर करो। इतना कहकर नटखट परी सिमरन के दोनों पैरों में से वो बेड़ियां गायब कर देती हैं। उसके बाद सिमरन उस घास के घर के अंदर चली जाती है और उस घर को जादूगर के पास चलने के लिए कहती है। सिमरन के इतना कहने पर वो जादुई घास का घर हवा में उड़ते हुए दुष्ट जादूगर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सिमरन घर से बाहर आकर उस जादूगर के सामने खड़ी हो जाती है। सुनो जादुई घास के घर, इस बुरे जादूगर ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। इसे इसी वक्त सबक सिखाओ। सिमरन के इतना कहते ही उस जादुई घास के घर के अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकलकर जादूगर पर हमला कर देती है। जादूगर को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। फिर देखते ही देखते वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर के दोनों पैर काट देती है। नहीं नहीं, बस करो सिमरन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू एक जालिम जादूगर है, तुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगले ही पल वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह उस जादूगर का किस्सा खत्म हो जाता है। मैंने इस बुरे जादूगर का खात्मा कर दिया है। कहो, अब मैं तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी करूं? हाँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ वहाँ से दूर एक आइलैंड पर पहुँच जाता है। तभी सिमरन को वहाँ अपने माता पिता दिखाई देते हैं। उन्हें देख सिमरन बहुत खुश होती है। फिर वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद सिमरन के माता पिता उसे बताते हैं कि जंगल में लकड़ियाँ काटते समय एक विशाल चील उन दोनों को पकड़कर इस आइलैंड पर ले आई थी। फिर सिमरन अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ सिमरन के गांव पहुंच जाता है। इस तरह फिर से सिमरन अपने माता पिता को पाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।